स्कैफोल्डिंग तो जानते हैं, भाड़ा जो बिल्डिंग वगैरह बनने में बनाया जाता है। जनरली यहाँ पर जो देखते हैं स्कैफोल्डिंग, लकड़ी वगैरह का जो बनाता है बांस का, वो प्रॉपर नहीं है। एक से एक स्कैफोल्डिंग आ गया रॉड्स का। अब उसमें क्या है, सिर्फ असेंबल्ड करना है, फिक्स करना है। उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत है, कोई पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं और कौन कितने दूरी पर लगता है, कैसे उसको लगाया जाता है, टाइट कैसे उसको किया जाता है, बात समझ रहे हैं, इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्कैफोल्ड का नियम क्या है? स्कैफोल्ड का नियम है कि उसकी मजबूती को सबसे पहले देखना। बनावट आप जानिएगा तभी ना देखिएगा। स्कैफोल्ड कौन तैयार करता है? आप नहीं करेंगे। उसके लिए एक ट्रेंड कॉम्पिटेंट पर्सन होता है जो स्कैफोल्ड की ट्रेनिंग लिए हुए होता है, उसी को स्कैफोल्ड इरेक्शन करना होता है। अगर वो नहीं है, चाहे वो एक इंजीनियर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो फोरमैन हो, चाहे स्कैफोल्डर हो, स्कैफोल्डर की भी ट्रेनिंग होती है। वो पर्टिकुलर उसका काम है सिर्फ स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करना। आपका काम है उसको चेक करना, तो प्रॉपर वे में है कि नहीं है, कुछ कमी उसमें नहीं कर दिया, उसको आपको चेक करना। चेक का मतलब है सबसे पहला उसका होता है रिस्क असेसमेंट। ना समझ रहे हैं? एक बार रिस्क असेसमेंट तो आपको बता ही चुके हैं कि फिर कब करना है। ना समझ रहे हैं? जब उसमें कोई भी चेंजिंग हो, वातावरण चेंज हो, सामान चेंज हो, जगह चेंज हो, आपको करना। रिस्क असेसमेंट के बाद करना होता है इंस्पेक्शन। रिस्क असेसमेंट के मुताबिक इंस्पेक्शन होगा। जैसा रिस्क असेसमेंट हुआ, ओके उसमें मिला, उसी के मुताबिक इंस्पेक्शन होगा। कम से कम हफ्ते में एक बार, हफ्ते से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हर इस्तेमाल से पहले, ये सबसे बेहतर होगा। बात समझ में आया? स्कैफोल्ड में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है एलिवेटेड प्लेटफॉर्म का बनाना, और उसमें ध्यान रखना होता है ओवरहेड हजार्ड, वेदर, ग्राउंड स्टेबिलिटी, ट्रैफिक, वर्कर इंटरफेरेंस, इन चीज़ों को सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। उसके लिए क्या करेंगे? ट्रैफिक को दिक्कत ना हो, आपको दिक्कत ना हो, उसका बेहतर तरीका ये होता है कि स्कैफोल्ड का जो निचला पायदान है स्टैंडर्ड, उसको रेड और वाइट से पेंट कर देना चाहिए। रेड एंड वाइट क्या है? डेंजरस साइन है ना? एक तो ये हो गया। दूसरा, वर्कर इंटरफेरेंस ना हो, कोई व्हीकल आकर के उसमें ठोकर ना मार दे, कोई जानवर उसमें ना मार दे, उसके लिए बैरिकेशन, प्रॉपर बैरिकेशन दीजिए उसको। ये सबसे पहला काम है। बनाने से पहले ये काम हम करते हैं जो बैरिकेशन कहलाता है। उसके बाद उस जगह की स्टेबिलिटी यानी ग्राउंड सरफेस को चेक करना। अगर दलदली इलाका है, बलुआही है, धंसने वाला है, घास है, इन सब को रिमूव कर देना है वहां पर से। दलदली अगर है तो 3 फीट 4 फीट गड्ढा खोद दीजिए, और खोदने के बाद उसमें को कंक्रीटिंग कर दीजिए, यानी
सीमेंट गिट्टी का, हाँ, और उसके बाद उस पर सोल प्लेट और बेस प्लेट लगाइए। कैसे होगा वो हम बताएंगे। वो हो गया एकदम मजबूत, धंसेगा नहीं। घास है तो उसको वहां पर से साफ कर दीजिए, समतल बनाइए, बस समझ रहे हैं। उसमें बराबर एकदम एक स्टैंडर्ड दूसरे स्टैंडर्ड के बिल्कुल बराबर हो, समझ रहे हैं। इसके लिए हाइड्रोमीटर से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए कि उसमें उसकी लंबाई, उसका समानता बराबर है कि नहीं, उसका इस्तेमाल होता है, उसको कर सकते हैं लेबलिंग के लिए। उसके बाद इरेक्शन का काम शुरू होता है। इरेक्शन के काम में कैसे कैसे किया जाएगा वो अभी हम आपको बताएंगे। पहले उससे पहले ये जानिए कि स्काफोल्ड कितने प्रकार का होता है। स्काफोल्ड को जनरली 3 भाग में बांटा गया है। एक लाइट ड्यूटी स्काफोल्ड, मीडियम ड्यूटी स्काफोल्ड एंड हेवी ड्यूटी स्काफोल्ड। लाइट ड्यूटी स्काफोल्ड पे मिनिमम जो उसका प्लेटफॉर्म बनता है उसमें 3 पटरे का इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, यानी सेफ्टी वर्ड से उसका प्लैंक्स, ठीक है। मीडियम में 4 और हेवी में 5 या उससे भी ज्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमम कम से कम स्काफोल्ड के प्लेटफॉर्म की चौड़ाई, लंबाई नहीं, चौड़ाई 18 इंच होनी चाहिए, यानी 2 प्लैंक कम से कम। चौड़ाई जिस पर चढ़ कर करके, लंबाई नहीं, ऐसे नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल, विद जिस पे काम कर रहा हो, 18 इंच होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 36। किसका? हेवी ड्यूटी का। लाइट ड्यूटी का 18, हेवी ड्यूटी का 36 कम से कम। बात समझ में आया? ये मोटे तौर पर जिसको ध्यान में आपको रखना, बाकी हम सब लिखाएंगे क्या क्या देखना, कैसे कैसे देखना, कैसे बनना है, सारा कॉन्फ़िगरेशंस आपको हम बताएंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, वो जानना जरूरी है, ठीक है। हम एक आपको टर्मिनोलॉजी का नक्शा देंगे, उसको फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। उसमें सारा टर्म्स, कौन कौन सा पार्ट्स स्काफोल्ड में कहलाता है क्या और कहाँ लगता है, उसमें है। उसको करवा कर करके ओरिजिनल वाला हमको वापस कर दीजिएगा और फोटोकॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले लिखिए डेफिनेशन। ब्रेस नंबर 1, ब्रेस, BRACE। ब्रेस का मतलब होता है बांधना। ब्रेसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी से मजबूती पैदा होता है। ब्रेस कई प्रकार का होता है, अभी खाली ब्रेस का हम डेफिनेशन लिखा रहे हैं आपको, टाइप बाद में लिखाएंगे। लिखिए ए टाइट, TIED, that holds one scaffold member in a fixed position with respect to another member.
यानी ब्रेस हम उसको बोलते हैं जो बांधने का काम करता है और एक मेंबर को दूसरे मेंबर से जोड़े रखता है, होल्ड किए हुए रखता है, उसको हम कहते हैं ब्रेस। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझ लीजिए, ये है मेंबर जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड व्हील। टाई यानी ब्रेसिंग, तो ये है आपका ब्रेसिंग। ऐसे बंधा हुआ दिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कैसे कैसे बांधना है वो ब्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। इस ब्रेसिंग को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रेसिंग। इसका नाम है क्रॉस ब्रेसिंग। तो ब्रेसिंग कई प्रकार का होगा, लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग, स्वे ब्रेसिंग, ब्रेसिंग फिर बहुत प्रकार का है, वो बताएंगे आगे। अभी हम सिर्फ डेफिनेशन लिखाया ब्रेस का मतलब, यानी ब्रेसिंग का मतलब। तो इसको मजबूती पैदा करता है, ये एक मेंबर से दूसरे मेंबर को पकड़े हुए रहता है, जोड़े हुए रहता है, फिक्स्ड किए हुए रहता है। बस समझ रहे हैं? डेफिनेशन क्लियर है? अब होता है कि ये जो मेंबर से हम ब्रेसिंग को जोड़ा, इस ब्रेसिंग को कौन जोड़ेगा? वो जोड़ता है कॉपलर। बस समझ गए? तो कॉपलर भी कई प्रकार का होता है। कॉपलर एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझ लीजिए कि इस तरीके से बना हुआ है, इसमें छेद रहता है, नट घुसाइए, टाइट कीजिए, पूरा पकड़ लेगा, है ना? इसी का शेप दूसरा भी हो सकता है, ऐसे भी होगा, इसमें घुसा देते हैं नट, बोल्ट टाइट कर देते हैं उसको पिंच से, समझे? उसको हम कहते हैं कॉपलर। कॉपलर का प्रकार इसलिए होगा कि कोई कॉपलर को हमको नीचे से लगाना है, कोई कॉपलर को हमको साइड से लगाना है, कोई कॉपलर को ऊपर से नीचे लगाना है। तो सब कॉपलर अलग अलग शेप का होगा तभी ना होगा। कॉपलिंग के लिए, यानी कॉपलिंग का मतलब होगा कि ये जो ब्रेसिंग है इसको टाइट करना, इसको बांधना। बस समझ रहे हैं? इसको मजबूती प्रदान करना, बांधना नहीं बोलेंगे बल्कि मजबूती प्रदान करेगा वो। जैसे तुम लोग जब नट बोल्ट नहीं लगाओगे टाइट होगा, कोई भी चीज कहीं पर भी लगा लियो, नट बोल्ट चाहिए उसके लिए, ये कॉपलर नटे बोल्ट है। समझ रहे हैं? इसमें पिन भी होता है। जैसे आप टमटम में, बैलगाड़ी में नहीं देखते हैं कि चक्का को फंसा देता है? वो भी इसमें होता है, उसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। तो उसको हम कहते हैं, इनको कहते हैं कॉपलर। तो कॉपलर का भी डेफिनेशन लिख लीजिए। ए डिवाइस for locking together the component parts, locking together the component parts of a tubular metal scaffold, of a tubular metal, tubular माने ट्यूब, ट्यूब माने रॉड, खाली ना अंदर से रहता है इसलिए इसको ट्यूबुलर बोलते हैं। ट्यूबुलर metal scaffold which shall be designed and used to safety support and used to safety support the maximum intended load, maximum intended load। यानी मैक्सिमम इंटेंडेड लोड क्या है? यानी जो ज्यादा से ज्यादा आपका लोड देने का उद्देश्य है उसी को हम कहते हैं मैक्सिमम इंटेंडेड लोड। उसको निश्चित करने के लिए कॉपलर बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बात समझ रहे हैं? ये एक डिवाइस है जो लॉक करता है, फिक्स्ड करता है स्काफोल्ड्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको। क्लियर है? तो मैक्सिमम इंटेंडेड लोड क्या है उसको भी लिखिए। इसको लिखिए द टोटल ऑफ ऑल लोड्स including the working load such as जैसे the weight of the scaffold and such other loads, weight of the scaffold and such other loads as may be anticipated, यानी पूर्व अनुमान, यानी जो आपको देना है वो लोड। देखिए मैक्सिमम इंटेंडेड लोड एक स्काफोल्ड का कैसे निकालोगे? ये तो मैक्सिमम इंटेंडेड लोड हो गया, कैसे निकालोगे? यानी इस स्काफोल्ड पर हम कितना लोड डालें, इसका बहुत ही आसान तरीका है। एक तो लोड दिया हुआ रहता है स्काफोल्ड का, कि स्काफोल्ड का लोड कितना है, अपना लोड हो गया। मैक्सिमम इंटेंडेड लोड का मतलब हुआ है, यूं समझिए, जो अभी लिखाया वो पहले बता दे रहे हैं। ऑन वेट यानी मैक्सिमम इंटेंडेड लोड में कहते हैं डेड वेट प्लस ऑन वेट, मैक्सिमम इंटेंडेड लोड, यानी ऑन वेट बोल सकते हैं। डेड वेट हो गया स्काफोल्ड और ये हो गया एंटीसिपेटेड लोड, जिसमें इंक्लूड है वर्कर्स, मटेरियल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो एंटीसिपेटेड लोड निकल जाएगा। डेड वेट का मतलब स्काफोल्ड का जो वेट दिया हुआ है उसको हम कहते हैं डेड वेट। बात समझ गए? और ऑन वेट माने एंटीसिपेटेड वेट, या उसको कह सकते हैं लाइव वेट। ऑन वेट नहीं बोलिए, उसको लाइव वेट बोलिए तो ज्यादा सही रहेगा। लाइव वेट, लाइव वेट जैसे हम चढ़े तो हम लाइव हुआ ना जी। तो एंटीसिपेटेड में इंक्लूड कीजिए वर्कर का जो मटेरियल या ला रहा है या वहां से निकलेगा वो भी उसी के ऊपर रखाएगा, टूल्स उसके साथ जा रहा वो भी उस वेट आएगा उसका, इक्विपमेंट जो पहने हुए हैं वो भी उसके साथ है उसका भी वेट होगा। यानी बाकी जितना भी वेट होता है साथ में इंक्लूड कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो उसका वो मैक्सिमम इंटेंडेड लोड निकल जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा हुआ डेड वेट या ऑन वेट मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, ये स्काफोल्डिंग का वेट निकल गया। बस समझ रहे हैं? जैसे स्काफोल्डिंग का वेट है 1000 kg, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना वेट डालेंगे उसके ऊपर? 4000 kg। सिंपल है कि नहीं? ये वेट निकल गया उसका। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना कोलैप्स हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है या नहीं है? डेड वेट मतलब स्काफोल्डिंग का वेट वो बदलेगा नहीं ना जी। जैसे एक स्काफोल्ड को तुम बनाए, सबके रॉड पर प्लैंक्स पर लिखा रहता है वेट, बस समझ रहे हैं? टोटल वेट को जोड़ो वो स्काफोल्डिंग का वेट हो गया। या बहुत सारा ऐसा है जो स्काफोल्डिंग हम रेडीमेड खरीदते हैं,
रेडीमेड जो खरीदोगे उसके ऊपर भी वेट लिखा हुआ है कि इसका फोल्डिंग का कितना वेट है। जैसे तुम देगची लेकर के गए दूध लेने के लिए या दही लेने के लिए या घी लेने के लिए, तो देगची का वेट पहले ना लिख लेता, वो हो गया डेड वेट, वो बदलेगा नहीं बदलेगा। उसी देगची का वेट स्काफोल्ड को मान लो। अब उसके ऊपर घी डाल रहे हो तो जितना बड़ा देगची लेगे उतने ना घी डालोगे जी, तब उसका रेडियस निकालोगे, उसके बाद है ना उसको उसमें डलवाओगे कि हमको 1 kg लेना है, 2 kg लेना है कि 3 kg लेना है कि 4 kg लेना है, हैं? तो पहले तो जब वेट निकालोगे देगची का तब ना वेट निकालोगे कि कितना लिमिट उसके अंदर समाएगा। तो सबसे पहले तो हमको इसका वेट जब मालूम होगा तो उसका सीधा तरीका है कि 4 से गुना कर दो, जितना देगची का वेट आवे उससे 4 बार उसको गुना कर दो, जितना आएगा उतना घी उसमें हटेगा। बात समझ में आया? तो ये सिंपल सा तरीका हो गया आपको समझने के लिए। अगर उसमें नहीं है दिया हुआ इसमें स्काफोल्ड पर, तो उसका फिर तरीका क्या होगा? तो उसका तरीका है कि डेड वेट को देखने के लिए हर एक कंपोनेंट्स के वेट को चेक करना। बात समझ रहे हैं? जबकि बीएसआई स्टैंडर्ड पे सारे कंपोनेंट्स का वेट उसके ऊपर इम्ब्रोज्ड रहता है, पंच किया हुआ, मिटेगा नहीं, मिट्टी से छिप सकता है, मिट नहीं सकता है। आप रगड़ो तुमको नजर आ जाएगा, समझे? दोनों कोना पर ये मेरा स्टैंडर्ड है, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, इस साइड हो चाहे इस साइड हो, आप उसको रगड़ के देखिएगा, आपको उसमें मिल जाएगा। नोट कीजिए कितना कंपोनेंट लगा, सब नोट हो गया। डेड वेट हो गया, लाइव वेट हो गया, जो मजदूर चढ़ रहा है, 4 ठो चढ़ रहा है, 4 मजदूर का वेट, कोई 80 kg, कोई 60 kg, कोई इतना kg, है ना जी? सबको टोटल करो। टोटल कैसे करेंगे? पहले तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, बोल देंगे कि इस स्काफोल्ड पर 4000 kg से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी एक अज्यूम कर सकते हैं कि मेरा वेट कितना होगा, 4000 kg डालना है उस पर, 4 आदमी हम लोग चढ़ रहे हैं। हम लोग के पास थोड़ा टूल्स भी है, सामान जो काम जिससे करेंगे वो भी है, कुछ मटेरियल्स भी है, कुछ निकलेगा मटेरियल्स भी, जैसे कटौती है, मान लीजिए कटौती है, साथ में रस्सा है, हथौड़ा है, छेनी है, कटर है। कितना वेट होगा उसका एक एज्यूम करोगे अगर, तो उसका वेट 500 kg मान लो, है ना जी? कितना? 500 kg। 4 आदमी हम लोग चढ़े हैं, हम 90 हैं, कोई 70 है, कोई 80 है, कितना होगा? 400 kg मान लो 4 आदमी, 5 4 900, और 200 जोड़ दो उसमें, 1100। आराम से काम करेगा कि नहीं करेगा? ये तो एज्यूम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम है। हाँ, अगर जहाँ एज्यूम करने में ई लगे कि 100 आगे पीछे हो रहा है तो उसको एकदम बंद कर दो, नहीं चढ़ने दो। समझ रहे हैं? 20 to 30%, ऐसे तो कहता है कि 50-50 सोच करके चलिए, -50 कर दो डायरेक्ट। बस समझ रहे हैं? जैसे 4000 kg है तो अगर 20 2000 kg अगर उस पर है तो एकदम सेफ है कि नहीं है? कितना बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना जी? बेहतर वही होता है। अगर वहाँ 10% का ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको रोक दो, सीधे कम कर दो, फिर दूसरा स्काफोल्ड लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम लोग 3 कैटेगरी में स्काफोल्ड को भी रखे हुए हैं। अब जैसे पूछने उछने का काम कर रहा है, पेंटिंग का काम कर रहा है, क्या आदमी करेगा? नहीं ना जी। लेकिन अगर सीमेंट हो रहा है तो कितना आदमी काम करेगा? ऐसे नहीं बढ़ेगा। और सिर्फ हमको वहां पर साफ करना, सफाई का काम, तो लाइट ड्यूटी है उसका इस्तेमाल वो करेगा। मीडियम ड्यूटी में मीडियम वर्क का काम है तो मीडियम में आ जाएगा। हेवी ड्यूटी में जितना भारी काम है, जितना बड़ा काम हो, हेवी ड्यूटी इस्तेमाल कर लो। बस समझ में आया? तो इस तरीके से उसको बांट दिया गया। अब है प्रकार, इसी के अंदर
कि अगर हम कोना में लगा रहे हैं स्काफोल्ड, बैल्कोनी में लगा रहे हैं स्काफोल्ड, गुंबद में लगा रहे हैं स्काफोल्ड, राउंड में, सब अलग अलग स्काफोल्ड का नाम हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं? तो कैसा होगा वो बाद में हम आपको बताएं। पहले मेन चीज़ है कि स्काफोल्ड इरेक्शन क्या, पहले तो डेफिनेशन लिखिए। इंटेंडेड लोड समझ में आ गया, कैसे निकालिएगा समझ में आ गया। अब लिखिए गार्ड रेल, गार्ड रेल का डेफिनेशन। A rail secured to upright, ऊपर की तरफ, upright and erected along the exposed sides and ends माने किनारा, आखिरी छोर, ends of platforms। कहता है एक रेल यानी एक लंबा चीज जो स्टैंडर्ड हो गया, उसको खड़ा करना है, सिक्योर करना है। खड़ा कहाँ करना है? किनारे में या खुली जगह पर, प्लेटफॉर्म के चारों तरफ जो भी खुला जगह है, किनारा, एज, बस समझ रहे हैं? उसको हम कहते हैं गार्ड रेल। यही ना गार्ड रेल जी, कल बताया था ना। जैसे ये है प्लेटफॉर्म, जहां आप खड़े होते हैं वो होता है प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म खुला हुआ है सर, ये भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहां पर से आदमी गिरने की संभावना है, तो यहां पर गार्ड रेल देना है। तो गार्ड रेल कैसे देंगे? 4 डंडा खड़ा कर दिया, जिसको हम कहते हैं पोस्ट या स्टैंडर्ड, है ना। और उसके ऊपर फिर हम 42 ± 3 हाइट पर एक एक पोस्ट डंडा हॉरिजॉन्टली खड़ा कर दिया, 4 वर्टिकली और फिर उसके ऊपर 4 हॉरिजॉन्टली, चारों तरफ से घेरा गया। अब वो गिरेगा, इसको हम कहते हैं गार्ड रेल, है ना। अगर कहें गार्ड रेल सिस्टम, द गार्ड रेल सिस्टम इंक्लूड्स हाँ, वो सब आ जाएगा उसमें, पोस्ट, टॉप रेल, मिड रेल, टो बोर्ड, ये मिल करके बनता है गार्ड रेल सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट, टो बोर्ड। टो बोर्ड का डेफिनेशन लिखा दे रहा है, अगर कोई पूछेगा तो बता सकते हो ना जी। A barrier secured along the sides and ends of a platform। कहाँ लगाते हैं? प्लेटफॉर्म के किनारे, है ना, खुली जगह पे, उसको बंद करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, कॉमा, टू गार्ड अगेंस्ट द फॉलिंग ऑफ मटेरियल्स। आदमी को बचाने के लिए नहीं, मटेरियल को बचाने के लिए इसका उद्देश्य है लगाना, फॉलिंग ऑफ मटेरियल्स। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब लिखिए लाइट ड्यूटी स्काफोल्ड। लाइट हल्का, लाइट ड्यूटी स्काफोल्ड लिखिए।
A scaffold designed and constructed to carry a working load not to exceed 25 pounds per square foot. इसको हम कहेंगे लाइट ड्यूटी, यानी पर स्क्वायर फुट 25 पाउंड वजन पड़ना चाहिए, जो बर्दाश्त कर सकता है उसको ही हम कहेंगे लाइट ड्यूटी। लाइट ड्यूटी स्काफोल्ड अगर है तो उसके ऊपर पर स्क्वायर फुट 25 पाउंड का वेट पड़ना चाहिए। तो टोटल वेट कितना आएगा? चौड़ाई गुना लंबाई मल्टीप्लाई बाई 25, यही ना जी। पहले उसको गुना करो, जितना एरिया है उसका कितना स्क्वायर फीट एरिया है उसके हिसाब से उसको गुना कर दो 25 से, टोटल वेट उसमें आ जाएगा लाइट ड्यूटी का। बात समझे? जैसे एग्जांपल, एक स्काफोल्ड का प्लैंक्स के लंबाई और चौड़ाई को अगर जानते हो तो तुमको इसमें पता होगा कि कितना पाउंड स्क्वायर फीट हमको डालना है। जैसे एक प्लैंक्स की लंबाई होती है मैक्सिमम, या कोई मिनिमम कहिए, मैक्सिमम ज़्यादा होगा, मिनिमम कम से कम 6 फीट। कितना? 6 फीट। और उसकी चौड़ाई होती है ज़्यादा से ज़्यादा, कम नहीं बोले, कम अगर करते हैं तो 9, बात समझ रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 12, तो आप 9 लो, कम ही ना लोगे। कम लंबाई है 6 कम से कम, और चौड़ाई कम से कम 9। 2 प्लैंक्स तुम उसमें लगाए या 3 प्लैंक्स तुम उसमें लगाए, तो तुम उसकी लंबाई चौड़ाई हमको बताओ। बात नहीं समझे का मेरा? प्लैंक्स माने पटरा, ये है प्लैंक्स। जिसका लंबाई है 6 फीट, जिसकी चौड़ाई है 9 इंच, फीट नहीं 9 इंच, बस समझ रहे हैं? इसका जो स्काफोल्ड प्लैंक ग्रेड्स है वो है 2 इंटू 9 इंटू 6, ये मिनिमम है, कम से कम। 2 होता है, कहते हैं विद को, यानी मोटा, ये 2 इंच मोटा हो यानी 50 mm। 9 इंच कहते हैं इसके चौड़ाई को, यानी ये। और 6 फीट, ये इंच नहीं है, ये फीट है, ये 6 फीट लंबाई, इसको कहते हैं हम स्पैन, और इसको कहते हैं, इसको आप विद नहीं बोलिए, इसको डाई बोलिए तो आप समझ में आ जाएगा, मोटा हो जाएगा डायमीटर, और ये हो जाएगा विद चौड़ाई। तो विद डाई को तो छोड़ दीजिए, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको और इसको देखना है ना? इसमें आप 2 प्लैंक्स लगाते हैं, तो कैसे इसका वेट निकालिएगा? दोनों का ये बढ़ गया, लेकिन ये बढ़ा, तो 6 इंटू 18 ना हो गया, हैं? नहीं होगा जी? अरे ये तो बराबर ना हो गया जी, ये थोड़ी है बढ़ा। बढ़ा क्या? चौड़ाई। तो 9 दूनी 18, अगर ये 9 है, 9 का फिर लगाया तो 18 हो गया, तो 6 इंटू 18 कितना होगा?
8 108 स्क्वायर फुट, हम उसको बोले मल्टीप्लाई 25 पाउंड्स। अब कितना आएगा? हैं? 2700 पाउंड। पूरे में फैला दीजिए इस वेट को, बस समझ रहे हैं? पर स्क्वायर फुट है 25 पाउंड, हम टोटल स्क्वायर फुट निकाला और टोटल स्क्वायर फुट निकाल कर करके इसके ऊपर हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लोड को। यानी 2700 पाउंड्स का मतलब केजी में अगर बात करें तो कितना होगा? 12 केजी के 1200 केजी, यानी 1200 केजी के आसपास। 454 ग्राम इज इक्वल टू 1 पाउंड, तो 1200 केजी के आसपास मान करके चलिए कि उतना वेट एक स्काफोल्ड पर आएगा। ये किस पर आएगा? लाइट ड्यूटी स्काफोल्ड। बस समझ रहे हैं? और जैसे ही पटरा 3 कर दी बढ़ाएंगे वैसे ही वेट और बढ़ सकता है। तो नेचुरली है कि उस पर हम लाइट ड्यूटी पर उतना ही डाल सकते हैं जितना पर स्क्वायर 25 पाउंड्स पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जहां हम 50 पर करेंगे तो वो हो जाएगा मीडियम ड्यूटी, और 75 पर करेंगे तो एकदम क्लियर है कि नहीं है? तो लिख लीजिए मीडियम ड्यूटी को, नहीं उसमें और लिख लीजिए, हाँ लाइट ड्यूटी में और लिख लीजिए ट्रेड। किस ट्रेड में इसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रेड सच एज, लाइट ड्यूटी का इस्तेमाल। दिस इज यूज फॉर ट्रेड, ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा समझने के लिए। दिस इज यूज्ड फॉर ट्रेड सच एज पेंटिंग, कॉमा विंडो क्लीनिंग। ठीक है, पेंटिंग कॉमा विंडो क्लीनिंग। अब लिखिए मीडियम ड्यूटी में स्काफोल्ड डिजाइन, सब कुछ सेम लिखिए, सिर्फ 25 के जगह पर 50 कर दीजिए। हाँ, उसका आप ट्रेड भी लिख लीजिए। दिस इज यूज फॉर ट्रेड सच एज प्लास्टरिंग, प्लास्टर जो करते हैं प्लास्टरिंग। ठीक है, उसी तरह से लिख लीजिए हेवी ड्यूटी में सेम, सिर्फ 75 पाउंड कर दीजिए उसमें। लिख लिया? ट्रेड में लिख लीजिए सच एज मेसन्स, कॉमा स्टोन सेटर, यानी ईंट और पत्थर जो जोड़ता है उसको कहते हैं स्टोन सेटर, एंड हेवी वर्क, हेवी वर्क यानी किसी भी प्रकार का हेवी वर्क, मेसन कॉमा स्टोन सेटर एंड हेवी वर्क।
हमेशा याद रखिए कि मटेरियल को एक जगह पर किसी भी हाल में जमा नहीं करेंगे, स्कैटर्ड मटेरियल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोड दे रहा है कि हेवी ड्यूटी है तो 75 पाउंड से पर स्क्वायर फीट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक जगह इकट्ठा कर देंगे और वहाँ पर नेचुरली है कि 75 की जगह पर 150 पाउंड भी हो सकता है, तो उसको स्कैटर्ड कर दो, अलग अलग कर दो, पूरे में फैलाओ। लोड को एक जगह रखोगे तो आपके लिए वो खतरनाक साबित हो जाएगा। तो लिख लीजिए नीचे नोट में, मटेरियल्स लोड शुड बी evenly distributed, यानी समान रूप से, इवेनली माने होगा यहां पर समान रूप से, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन प्लेटफॉर्म्स एंड नॉट कंसंट्रेटेड, यानी जमा करना, इकट्ठा करना, या एक्यूमुलेटेड लिख लीजिए, समझिएगा जल्दी, ACCUMULATED, accumulated in one small area, in one small क्लियर है? Yes, sir. तो ये हो गया आपका पूरा डेफिनेशन सब कुछ स्काफोल्ड का। अब उसका जो रूल्स है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले थोड़ा समझा दें फिगर के साथ, ताकि कल आसानी हो रूल्स लिखने में। और साथ ही हम आपको दे देते हैं, ये है आपका स्काफोल्ड टर्मिनोलॉजी। स्काफोल्ड टर्मिनोलॉजी इसमें लिखा हुआ है सारा पार्ट्स के बारे में, कौन कहाँ पर है, और एरो से दिखाया हुआ भी है। समझ में आ रहा है? तो इसको आप लोग फोटो कॉपी कराइएगा, ये ओरिजिनल है, हमको दे दीजिएगा, ये आपके जिम्मे है। फोटो कॉपी करा करके आप लोग सब ले लीजिएगा, हैं? क्या? हम एक स्काफोल्ड का फिगर बना रहे हैं, लेकिन हमको बनाना नहीं आता है, समझाने के हिसाब से हम बना रहे हैं। ख़राब ज़रूर होगा, हाँ, तो उसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। सबसे पहले इसमें जो होता है वो क्या होता है? सबसे पहले ज़मीन में आपको बिछाना होगा मड सील, हाँ, उसको सोल प्लेट भी हम बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? जिसकी लंबाई मिनिमम 19 इंच होनी चाहिए, कम से कम। पूरा में तो यहाँ से आप यहाँ तक भी ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही के ऊपर आपका आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 19 इंच होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? इसकी जो चौड़ाई है यानी डायमीटर, वो 50 mm का होना चाहिए। लोहे का भी हो सकता है और लकड़ी का भी हो सकता है, ज़्यादा बेहतर माना गया है लोहे का। बात समझ रहे हैं? और नहीं तो लकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर लकड़ी, अच्छा लकड़ी जिसमें किसी प्रकार का न ड्राई रोड्स हो, न क्रैक हो, न बेंड हो, न रिंकल्स हो। बस समझ गए? इसमें एक होता है बेस प्लेट, जिसका डायमीटर होता है 6 × 6 इंच, साइज 6x6 का। 6x6 मतलब समझ गए? नहीं, चौड़ाई और लंबाई बराबर 6x6 का। बस समझ रहे हैं? इसमें लगा रहता है छेद,
और जो आपका स्टैंडर्ड है वो इसी में आकर करके फिट होगा, और इस स्टैंडर्ड में भी रहता है 6, जिसमें कि आप नट डाल कर करके और उसको टाइट कर देते हैं। वेरी सिंपल, कोई टाइम लगेगा, खाली फिक्स करते जाना है। बात समझ गए? इसी तरह से 4 ठो बनेगा, यहाँ 2 ठो हम दिखा सकेंगे आपको। है ना, 4 ना बनेगा जी। हाँ, बनाने में सबसे पहले आपको जो तैयारी करनी है वो आपको बेस प्लेट एक दूसरे से वर्टिकल तैयार करते हैं, जैसे अभी बता रहे हैं, इस तरीके से ऐसे, समझे? और उसके बाद फिर उसी के सामने ऐसे, और फिर इसको जोड़ देंगे ऐसे। बात समझे कि नहीं? तो पहला ऐसे बना, फिर इसके बाद 2 ठो उसके सामने वैसे बनाएंगे और फिर दूसरे को जोड़ देंगे। तो उसमें सबसे पहले काम करना है कि आपको सोल प्लेट बिछाना है। सोल प्लेट के ऊपर बना हुआ रहता है खाना, या उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ रहता है बेस प्लेट। बेस प्लेट में ला कर करके इसको आपको डाल देना है। बात समझ गए? सबसे पहला मजबूती एक दोनों में, अभी दोनों तो अलग है एक दूसरे से, अब इसमें जोड़ना है आपस में। तो सबसे पहले इसमें मजबूती लाने के लिए आपको यहां से यहां एक रॉड बिछा देना है, एक पोस्ट यहां डाल दिया। बस समझ रहे हैं? इसका नियम है कि कहां पर डालेंगे। सोल प्लेट से इसकी दूरी 6 इंच की ऊपर होनी चाहिए, यानी बेस प्लेट से, बेस प्लेट में घुसा हुआ है ना, वहां से इसकी दूरी 6 इंच की होनी चाहिए। तो घुसा हुआ है तो एक ही हुआ ना, घुस के तो यहीं आवेगा, आप यहीं से जोड़िएगा 6 इंच को। बात समझ रहे हैं? 6 इंच की दूरी इधर, 6 इंच की दूरी ऊपर, इसको हम लोग लगाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं किक लिफ्टर। सब बताएंगे, अभी सब बताते जा रहे हैं, फिर कल हम सब समझाएंगे। तो इसको कहते हैं किक लिफ्टर। अब इसको क्या करेंगे? कॉपलिंग करेंगे, यह ना जी। तो कॉपलर का इस्तेमाल करेंगे। वो कॉपलर को इससे हम लोग बांधेंगे, दोनों बंधा जाएगा। ये पहली मजबूती आई। क्लियर? यस सर। हर एक पोस्ट स्टैंडर्ड में 500 mm पर सुराख बना हुआ है। कितना mm पर? 500 mm पर। जैसे यहाँ ये 500 mm की दूरी, ये 500 mm की दूरी है ना, उससे बना रहता है। हो सकता है आपको ऊंचाई अभी ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप 500 mm पर टाइट कर लीजिए। हाइट वेरी करेगा हर 500 पर, 500 mm याद रखिएगा। यहां जोड़ना है, यहां जोड़ लीजिए, सीधे यहां जोड़ना है तो यहां आप जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना है? प्लैंक्स बनाना है, प्लेटफॉर्म। काम हमको करना है, हमको ऊंचाई चाहिए यहां, तो यहां ना डाल के सीधे यहां डालेंगे। जरूरत है नीचे लाना है तो इसको हटाएंगे, इस पे लगाएंगे। और ऊपर जाना है तो 500 तो दिया हुआ है ये। बस समझ रहे हैं? सब घाट बना हुआ है, सिर्फ उसमें डालते चले जाना है और टाइट करते चले जाना है। अब इसमें मजबूती लाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर से हम लोग प्लैंक्स का इस्तेमाल, ब्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। और समझ गए? यहीं पर हम लोगों को प्लैंक्स तैयार करना है। सपोज कीजिए 500 यहीं आ रहा था, इसको हटा दे रहे हैं, मतलब 500 यहीं आ रहा है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एक रनर डालेंगे। इसको आप बोलेंगे रनर, इसको भी आप बोल सकते हैं रनर, ये भी रनर है जैसा है, लेकिन चूंकि ये बेस 6 फीट ऊपर बांधते हैं, 6 इंच ऊपर बांधते हैं, इसलिए इसका नाम चेंज होता है। इसको बोलते हैं किक लिफ्टर, और इसको बोलेंगे रनर। बात समझ में आया?
रनर के अगर आपको प्लेटफॉर्म बनाना है तो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको प्लैंक्स रखना है उसके ऊपर। तो प्लैंक्स किस पर रखिएगा? तो जब तक आप रनर और बेयरर नहीं दीजिएगा आपका प्लैंक्स नहीं रखाएगा। इस तरीके से ये रनर हो गया, एक रनर इधर दे दिया, 2 रनर हो गया, इस पर बेयरर तैयार किया और अब इसके ऊपर हम प्लैंक्स बिछाएंगे। अब फिट हुआ ना, नहीं तो ऐसे कैसे रखते हैं? तो जो हॉरिजॉन्टली जाता है उसको रनर बोलते हैं और जो वर्टिकली जाता है उसको बेयरर बोलते हैं। आपको जो दिया है उसमें वो लिखा हुआ सब कुछ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग प्लैंक इसको ले जा करके इसको रख देंगे। जब बना लेंगे तो ऐसे ले जाकर रख दिया उसके ऊपर। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? समझ रहे हैं? अब इसको क्या करना है कि इसके ऊपर अब हमको देना है प्लेटफॉर्म। रनर आपका यहाँ भी जा सकता है। देखिए यहाँ एक है ना, मजबूती डालने के लिए जैसे जैसे हाइट बढ़े तो यहाँ से इसको भी जोड़ सकते हैं ऐसे। बहुत देखिएगा स्काफोल्ड में दिया हुआ जिग-जैग रहता है, तो समझ से बाहर है, लेकिन अब आपको समझ में आने लगेगा। तो इसको भी हम रनर बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? अब है कि इसके ऊपर हम एक स्काफोल्ड प्लेटफॉर्म बनाएंगे। प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बना दिया प्लेटफॉर्म यहाँ रखा दिया है ना। अब उसके ऊपर हम गार्डरेल देंगे, यही ना है जी? तो चूंकि एक ही अभी हम बनाया है, हाइट आपका बढ़ सकता है, जितना दिल करे आप जा सकते हैं, लेकिन उसका नियम है। एक तो सबसे पहला वो ध्यान में रखिए, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 1:4। इसमें भी वही है, जितना आपका ऊपर गया है उसका एक हिस्सा चौड़ा होना कम से कम जरूरी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम जरूरी है। क्लियर है? यानी 4th फ्लोर अगर आपका है और वो 24 फीट हाइट है तो 6 फीट नीचे हाइट होना जरूरी हो जाता है। बस समझ गए? ऐसे ध्यान में रखिएगा मजबूती के लिए। ये जो ब्रेसिंग हम करते जाते हैं, ये ब्रेसिंग मजबूती पैदा करता है। हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा और हॉरिजॉन्टली हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, ब्रेसिंग बढ़ता जाता है। ये ब्रेसिंग चेंज नहीं होगा, जो लगा हुआ वो तो लगा रहेगा ही, उसके अलावा और ब्रेसिंग हम लोग डालते चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एक हमको इसी के ऊपर रॉड हम इसमें लगा देंगे। ये गोल गोल यहाँ पर बना रहता है, घाट जैसा ऐसे घेरा हुआ रहेगा, जैसे ये है ना, तो यहाँ ऐसे घेरा हुआ रहेगा, इसी में उसको घुसा दीजिए। और समझ गए? अब यहाँ पर आप प्लैंक्स बिछा दिया, प्लैंक्स हो गया, इसको प्लैंक्स मान लीजिए। ये नहीं है तो दिखा रहे थे ना, 50 mm दिखा रहे थे। प्लेटफॉर्म में सबसे पहला काम ये कर दिया, आपका ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ हम खड़ा कर दिया एक स्टैंडर्ड। अब इस स्टैंडर्ड में हम डालेंगे एक बेरर, यानी गार्डरेल के लिए। अगर हम इसमें ना समझा के अलग से समझाएं तो उसे बेहतर रहेगा। यहाँ तक तो आप समझ गए हैं? उसमें आपको बनाना होगा गार्डरेल एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। गार्डरेल सिस्टम
ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया, है ना जी, ये प्लेटफॉर्म है। अब इस पर हम गार्डरेल खड़ा कर रहे हैं। ये टॉप रेल हुआ है। अब इसमें डालेंगे मिड रेल। हंस का रहा है, खराब बना रहे सीधा, तो लोग समझावे ला कोशिश कर रहे हैं, हिल डोल रहा है, वो मेरे हाथ की कमजोरी है। ये मिड रेल डाला तो टॉप रेल मिड रेल हो गया। अब इसमें बचा काम टो बोर्ड लगा दीजिए। भरा हुआ है, ये जगह खाली टो बोर्ड में दोहराएगा नहीं। है ना जी, ये तो समझ ही गए थे, ये प्लेटफॉर्म का जो हम बनाया था। इसको कहेंगे हम टॉप रेल, इसको कहेंगे मिड रेल, और इसको कहेंगे टो बोर्ड। अब तुम इसको लगाए कितने हाइट पर? हाइट प्लस माइनस 3 है ना, 38 से 45। क्लियर है? इसका इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन फोर्स विदाउट फेल्योर विथ स्टैंडिंग फोर्स कितना होना चाहिए, यानी जब इस पर आप गिरो तो बर्दाश्त कर सके। बता चुके थे, भूल गया ना? हाँ, तो उसका बोलते हैं कैपेसिटी, बोल सकते हैं, है ना। ये टॉप रेल का मोटाई कितना होना चाहिए, यानी 50 mm। ये आसानी से समझ में आया कि नहीं आया? फिर मिड रेल में आप आ जाइए। मिड रेल का हाइट, कैपेसिटी है, हटाया, और फिर इसका भी आ जाइए हाइट, बोलिए 4 से 6 है ना। कैपेसिटी डाया एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको अभी भी मजबूती दिख नहीं रहा है, इसमें लप जाएगा, कहीं ना कहीं से गिरिएगा तो। हाँ, उसको कहते हैं अपराइट पोस्ट। अपराइट पोस्ट देने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा बे गैप। एक रॉड से, एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड की दूरी को हम कहते हैं बे गैप। जैसे ये स्टैंडर्ड के बीच की दूरी क्या होगी, बे गैप। उसी तरह से यहाँ जो स्टैंडर्ड है, यहाँ जो स्टैंडर्ड है, ये दोनों के बीच की दूरी को कहेंगे बे गैप। बे गैप लाइट ड्यूटी पर अगर 2.7 मीटर 2.7 मीटर अगर है
हो जाता है तो आपको यहां देना होगा एक बीच में अपराइट पोस्ट प्लेटफॉर्म से। मजबूती हुआ कि नहीं हुआ? हैं? बात समझे कि नहीं समझे मेरा? जैसे ही इसका और बढ़ा वैसे ही फिर एक और देना पड़ेगा। क्या चीज? अपराइट पोस्ट, जिससे कि आपके जो गार्डरेल है उसकी मजबूती बढ़ जाएगी। अब नहीं लपेगा। अगर आपका हाइट एक्सीड नहीं करता है तो सिर्फ अपराइट पोस्ट की दूरी आपका 2.7 पर एक अगर है तो एक ही रहेगा। अगर आपका हाइट एक्सीड करता है और अगर इसमें अगर हाइट एक्सीड नहीं करता है और मिड रेल नहीं है तब इसकी दूरी 19 इंच की हो जाएगी। बस समझ रहे? एक अपराइट का दूसरे अपराइट से जब लंबाई बे गैप 2.7 मीटर हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कंफ्यूज नहीं होइएगा। लंबाई जब 2.7 मीटर हो जाए तो बे गैप के लिए बीच में एक अपराइट पोस्ट हम डालते हैं। मिड रेल उसमें अगर नहीं लगा हुआ है तो फिर एक इधर और फिर एक इधर, जिसकी दूरी एक दूसरे से होनी चाहिए मिनिमम 19 इंच। ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ज्यादा भी दूरी रह सकता, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। यानी इसमें एक इधर डाल दो और एक इधर डाल दो। और अगर मिड दिया हुआ है तो 19 से के अंदर ही रहेगा, यानी 19 से ऊपर नहीं होगा। बस समझ रहे हैं? फिर 2 फीट अगर मिड रेल दिया हुआ है तो 2 फीट पर भी दे सकते हो। समझे या नहीं समझे? जैसे एक पोस्ट की दूरी दूसरे पोस्ट की दूरी का गैप, ये पोस्ट एक खड़ा किया है यहाँ, एक खड़ा किया है यहाँ। अगर ये दोनों की दूरी 2.7 मीटर है यानी तकरीबन मान के चलिए 8 फीट, तो 8 फीट जैसे ही होता है तो ये लंबाई ज्यादा ना हो जाता है, ये लप जाएगा। नहीं लपेगा? तो ना लपे तो क्या करते हो? बीच में एक और रॉड डाल दो, एक और रॉड डाल दिया बीच में, उसी को कहते हैं अपराइट पोस्ट, मजबूती के लिए। क्लियर है? अब क्या है कि अपराइट पोस्ट कितने कितने दूर पर रहेगा? 2.7 पर तो एक अपराइट पोस्ट डाला ना, तो अपराइट पोस्ट कितने कितने दूर पर रहेगा? मिनिमम 19, मैक्सिमम 24। बस इतना ही समझो। क्लियर? यस सर। पोस्ट स्टैंडर्ड, उसका डायमीटर पूछता है, सवाल है कि एक स्काफोल्ड के पोस्ट का डायमीटर कितना होता है? हाँ, 50 mm या 2 इंच। हाइट ऑफ द पोस्ट, एक पोस्ट की हाइट कितनी होती है? 6 फीट। 3 फीट। 3 फीट कितना बड़ा होगा? छोटा छोटा ना हो जाएगा जी? हाँ, 6 फीट मिनिमम, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कम से कम 6 फीट है। बस समझ रहे हैं? और कुछ इसमें आपको समझने की जरूरत महसूस हो रही है? कोई सवाल कीजिए इसमें, बाकी हम आपको कल और बताएंगे। सर ये जो सोल लगा है, वो सोल के ऊपर वाले को बेस प्लेट बोलते हैं। बेस प्लेट 6 बाई 6 का 2 mm का सब रहता है। और वहाँ से वो तो 6 का हो गया, 6 इंच का हो गया बेस। ये वो इसकी जो ऊंचाई है वो 6 इंच की है। हाँ, यहाँ से 6 इंच ऊपर हम लोग जो बांधते हैं उसको कहते हैं किक लिफ्टर, जो ये बंधा हुआ है बेस से। इसमें फंसाया है रॉड जो बनाए। और बेस प्लेट बोल रहे हैं तो नाम लेना पहले। बेस प्लेट, बेस प्लेट की जो ऊंचाई है वो 6 इंच हो गया। और फिर वहाँ से इसकी हाइट पूछ रहा था, यहाँ से लेके इसका जो हाइट जो बोल रहे हैं, इसका हाइट, तो हाइट तुमको यहाँ से नापना है, ये तो इसमें घुस गया। हाइट तो यहाँ से ना नापोगे जी, इससे कहाँ नापोगे? बात समझ में आ रहा है? ये जो किक लिफ्टर देना है, बेस प्लेट से हाइट देखा जाता है, ये सोल प्लेट से हाइट देखा जाता है। बेस प्लेट पे मत जाइए, बेस प्लेट में तो घुस गया रॉड टाइट होने के लिए,
और सोल प्लेट पे बना है बेस प्लेट, इसको मडसिल भी बोलते हैं, समझे? और बोलिए। अब है अलग अलग ब्रेसिंग देना। मेन इसमें जो काम है वो ब्रेसिंग का, बहुत ज़बरदस्त, जितना अच्छा ब्रेसिंग उतना मजबूती। अब ब्रेसिंग कई प्रकार का इसीलिए होता है, बात समझ में आ रहा है? तो वो भी बताएंगे कि प्रकार कितना है और किसको कैसे दिया जाता है। मोटे तौर पर जो चीज़ें हैं वो यही है जिसको आपको याद रखना है, बाकी हम नियम सब लिखाएंगे। आपको उसमें देखना क्या है? आपको उसमें देखना है एंट्री एग्जिट। एंट्री एग्जिट के लिए आपको एक्सटर्नल लैडर का प्रयोग करना होगा। एक्सटर्नल लैडर यानी फिक्स लैडर, उसका प्रयोग करना होगा। कितने हाइट पर कैसे देते हैं, अगर ऊंचाई बढ़ती है तो। लैडर आपको पढ़ा चुके हैं, लैडर के बारे में आपको मालूम है। अब उसमें आता है लोड कैपेसिटी, है ना, उसको कैसे देखेंगे। ब्रेसिंग, उसको कैसे देखेंगे। गार्ड रेल, कुछ बता ही चुके हैं, वो उसमें आता है। इसमें जो जो चीज़ आता है उसको देखना है, तो कैसे देखेंगे वो सब हम आपको लिखा देंगे। तो हो गया आपका स्कार्फोल्ड, ठीक है। इतना फिर लीजिए, बाकी इससे ध्यान देके याद करके आ जाइएगा ताकि समझ में आपको और आसानी से कल आए, क्योंकि लिखाएंगे फिर तो सब उस यही टर्म्स आएगा आपका।